नमस्कार दोस्तों, आपका अपने जी एस किरण भाई आर सर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज अपने रणथंभौर के चौहानों की बात करेंगे। मित्रों, जैसे ही 1192 में जो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, आपको सबसे पहले तो नोटबुक लेके बैठना है सभी को, और नोटबुक लेकर बैठना है। इसके बाद जैसे मैं बोलूँ उसके हिसाब से आप एक दो बार वीडियो को सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा इसके बाद में। तो अपने को सभी को पता है कि जैसे ही 1192 में तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, जो कि अपने सभी को पता है, पिछले वीडियो में अपने बता चुके हैं, ये पृथ्वीराज चौहान व महमूद घोरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय हुई थी। तो मित्रों, तराइन की सेकंड युद्ध में जैसे ही पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है, महमूद घोरी जीत जाता है, तो क्या होता है कि पृथ्वीराज तृतीय के हारने के बाद में अजमेर पर घोरी का शासन हो जाता है। सबको पता है, नॉर्मल सी बात है कि पृथ्वीराज तृतीय जब तराइन के सेकंड युद्ध में हार गया तो अजमेर पर किसका अधिकार हो गया? महमूद घोरी का। इधर महमूद घोरी ने क्या किया कि अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र था, जिसका नाम था गोविंद राज, तो अजमेर की गद्दी पर गोविंद राज को बिठा देता है। इधर जैसे ही गोविंद राज गद्दी पर बैठता है तो उसका जो यानी पृथ्वीराज चौहान का जो भाई हरिराज, इस हरिराज ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को जैसे विद्रोह किया, यानी गोविंद राज का चाचा हो गया और पृथ्वीराज का भाई हो गया। तो हरिराज के विद्रोह के कारण गोविंद राज ने यह सूचना भिजवाई, जो गोरी का जो उत्तराधिकारी था, जिसे आप कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं, तो इस गोविंद राज ने यह सूचना कुतुबुद्दीन ऐबक के पास भिजवा दी। मित्रों, आपको एक कहानी के तौर पर सुनना है, मैं बता रहा हूँ आपको। यह सूचना गोविंद राज ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पास भिजवाया कि भाई मेरा जो चाचा हरिराज वो मुझे परेशान कर रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर अटैक किया और अजमेर को जीत जाता है। इस बात से प्रताड़ित होकर हरिराज ने तो आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, चूँकि अजमेर का इतिहास बहुत अलग इतिहास है, काफ़ी एक सत्ता का केंद्र अजमेर, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ अजमेर में अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया। और जो गोविंद राज है, पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र था, इस गोविंद राज को वहाँ से उठाकर रणथंभौर की जागीर दे दी। तो कहने का मतलब है मित्रों कि जो रणथंभौर है, इस रणथंभौर में जो चौहानों का शासन स्थापित करेगा वो करेगा गोविंद राज। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत गजब क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करना है कि रणथंभौर के जो चौहान है, इस चौहानों का जो शासक है, जो संस्थापक है, जो आदि पुरुष रहेगा, वो रहेगा गोविंद राज, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र है। 1194 की बात है, 92 में युद्ध हुआ, 94 की इतिहास है। तो रणथंभौर के चौहानों का शासक रहेगा, संस्थापक रहेगा गोविंद राज 1194। मित्रों, गोविंद राज के बाद में इसका पुत्र वल्लन देव यहाँ रणथंभौर का शासक बनेगा। ऐसा कहते हैं कि शुरू में तो वल्लन देव दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा, बाद में इसने विद्रोह कर दिया। इल्तुतमिश सेना लेकर आता है और यह जंगल में भाग जाता है। इसके बाद यानी वल्लन देव के बाद आएगा प्रहलाद के बाद आएगा वीर नारायण। ऐसा कहते हैं कि वीर नारायण के समय भी इल्तुतमिश ने अटैक किया था। और इसके बाद में वीर नारायण के बाद में आएगा बाघभट्ट, और बाघभट्ट के बाद में बाघभट्ट का पुत्र आएगा जेत्र सिंह, जिसे अपने इतिहास में जयसिम्हा कहते हैं। इस जयसिम्हा ने क्या किया? जयसिम्हा जेत्र सिंह ने अपने जीते जागते अपने सबसे छोटे पुत्र, जो कि बहुत योग्य था, जिसका नाम था, इतिहास में इसे अपने हम्मीर देव के नाम से जानते हैं, इस हम्मीर देव को रणथंभौर की गद्दी पर बैठा देता। चलो मित्रों, अपने बात करेंगे अब रणथंभौर में जो आपका हम्मीर देव है उसके बारे में। बहुत हठीला शासक है, बहुत गजब का शासक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका समय जो रहेगा वो 1282 के आसपास रहेगा।
1282 में ये यहाँ की गद्दी पर बैठ जाता है। तो बहुत गजब क्वेश्चन है कि ये जो हम्मीर देव है ये किसका पुत्र है? हम्मीर देव जयसिम्हा जेत्र सिंह का पुत्र है। अब अपने को 3 बुक याद रखनी। सबसे पहले हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है। हम्मीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। अब अपने को कैसे याद करना है? हम्मीर महाकाव्य, महाकाव्य, महा यानी महाभारत, और महाभारत को दिव्य दृष्टि यानी महाभारत को आंखों से किसने देखा था? तो वो आपको पता है, उसको अपने को याद नहीं करना, पर बाकी अपने कई बार सुनते हैं कि महाभारत को आंखों से दिव्य दृष्टि से संजय ने देखा था। तो देखा था नयन ने आंखों से देखा था, नयन से देखा था। महाभारत को किसे देखा था? नयन से। तो हम्मीर अगर महाकाव्य की बात आ जाए तो ये आएगा नयन चंद्र सूरी। इसके बाद में एक है हम्मीर रासो। रासो देखो आपको पता है भाई, जो जोधा लोग होते हैं, जो योद्धा लोग होते हैं, जोधा लोग होते हैं, उनकी रास लीलाएँ होती है, रासो होता है। तो हम्मीर रासो के लेखक है जोधराज। और एक है हम्मीर हट। हम्मीर हट के लेखक है चंद्रशेखर। आपको पता है चंद्रशेखर हठीला था। जो आपका चंद्रशेखर है वो क्या था? हठीला, क्योंकि उसने साफ कह दिया था कि मैं जीते जी अंग्रेज़ों के हाथों नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो हम्मीर हट कौन है? चंद्रशेखर। तीनों राइटर आपको याद करने हैं। मित्रों सबसे पहले यानी इस समय सबसे पहले अपने करते देखो हम्मीर देव के बारे में। तो हम्मीर देव के समय एक बार तो 1296 के आसपास, 1296 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हम्मीर के समय में जलालुद्दीन, जो दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन था, तो जलालुद्दीन ने हम्मीर यानी रणथंभौर पर अटैक किया। ऐसा भी कहते हैं कि जैन की किले की जीत भी लेते हैं, और जैन की किले को जीतकर जब ये रणथंभौर की तरफ आते हैं तो काफ़ी घेराबंदी की, लेकिन ये नहीं जीत पाते। जलालुद्दीन जो फिर जलालुद्दीन खिलजी है वो हम्मीर 1291 की बात है। तो जब 1291 में ये यहाँ पे अटैक करते हैं लेकिन रणथंभौर के किले को नहीं जीतते हैं, तो लास्ट में जलालुद्दीन खिलजी ये कहते हुए वहाँ से अपनी सेना हटा लेता है कि ऐसे 10 किलों को तो मैं एक मुसलमान की मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता। आपको पता है ये एक अनइम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब कोई आदमी जीत नहीं पाता है, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रणथंभौर के किले को नहीं जीत पाते। क्वेश्चन बन सकता आपका कि हम्मीर देव के समय रणथंभौर के किले पर किसने असफल आक्रमण किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन आएगा। तो उसने ये स्टेटमेंट इसलिए किया था कि वो उसे जीत नहीं पाया, क्योंकि आपको पता मुसलमान की मूछ होती नहीं, बाल होती नहीं, और वो किले जीत भी नहीं पाता। 10 किले तो क्या वो एक किला भी नहीं जीत पाया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये कहते हुए वहाँ से अपना घेरा हटा लेता है कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान की मूछ के एक बाल के बराबर नहीं समझता। 1296 में मित्रों, 1296 की बात है जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो दामाद होता है, उसका उत्तराधिकारी है अलाउद्दीन खिलजी, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो 1296 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया? अलाउद्दीन खिलजी। अब होता क्या है कि रणथंभौर के किले पर अटैक के कारण है, लेकिन वास्तविक कारण सैन्य शक्ति और साम्राज्यवादी नीति को बताया जाता है, क्योंकि इधर तो रणथंभौर का शासक हम्मीर देव भी अपनी सत्ता बढ़ाना चाहता है, इधर अलाउद्दीन खिलजी भी। इस बीच यहाँ रणथंभौर के अटैक को लेकर 2 कारण बताए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नयन चंद्र सूरी का जो हम्मीर महाकाव्य वो, तो हम्मीर महाकाव्य में नयन चंद्र सूरी कहते हैं, लिखते हैं कि एक बार क्या होता है, 1299 की बात है। तो 99 में ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने क्या किया, गुजरात की जीत के लिए अपने सैनिक भेजते हैं। तो जब ये सैनिक गुजरात को जीत कर जब आ रहे थे, तो आपको पता है गुजरात को जीत कर जब ये वापस दिल्ली की तरफ आएंगे, तो दिल्ली की तरफ आएंगे तो मार्ग सबसे पहले जालोर आएगा। तो जब ये शाही सेना और मंगोल जो थे, ये जैसे जालोर के पास पहुँचे तो शाही खजाने को लेकर, जो लूटपाट का जो खजाना था उसको लेकर इन दोनों के मध्य मतभेद हो गया, यानी सैनिक आपस में लड़ने लगे। और जो मंगोल शासक है मोहम्मद शाह, वो और के हिब्रू, ये दोनों क्या करते हैं, शाही सेना से
धन संपत्ति लेकर सीधे रणथंभौर चले गए और रणथंभौर जाकर हमीर देव की यहाँ पर उन्होंने क्या ले ली, शरण। मित्रों, जैसे ही हमीर देव के पास शरण लेती इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को लगता है, तो अलाउद्दीन खिलजी नोटिस भिजवाता है हमीर देव के पास, भाई जो मेरे शत्रु हैं ये मुझे लौटा दो। लेकिन ऐसा कहते हैं कि हमीर देव शरणागत रक्षक था, उसने मोहम्मद साहब को लौटाने से इनकार कर दिया। जबकि दूसरी ओर जो हमीर हट के लेखक है चंद्रशेखर, वो लिखते हैं कि जो मंगोल शासक है मोहम्मद शाह, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, वो उसके और उसकी पत्नी जो कि एक मराठा बेगम थी, चिमना चिमना कामरू नाम की, इस मराठा बेगम और मोहम्मद शाह के मध्य प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं। ये दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है मित्रों कि ये जो आपका हमीर है, ये आपको पता है, सबको पता था कि ये हमीर शरणागत रक्षक है। तो इधर क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम जो होती है चिमना, वो और उसका जो सेनापति होता है अलाउद्दीन खिलजी का मोहम्मद, जो कि मंगोल है मोहम्मद शाह, इनके मध्य जैसे प्रेम संबंध स्थापित होता है, आपको पता है कि जब इस बात की सूचना अलाउद्दीन खिलजी के पास लगती है तो वो उन्हें मारने का षड्यंत्र करता है। इधर से दोनों यानी चिमना और मोहम्मद शाह भी अलाउद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र रचते हैं। इस बात का पता जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को लगा, तो उनको मारने के लिए जैसे षड्यंत्र रचता है, तो ये मोहम्मद शाह वहाँ से निकलकर चिमना के साथ, और वो वहाँ से निकलकर सीधा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुँच जाता है। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी सीधा सेना लेकर आता है और ऐसे कहते हैं कि उसने अलाउद्दीन खिलजी को कहा, भाई मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप मुझे मोहम्मद शाह को लौटा दो, मैं चला जाऊँगा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि हमीर देव ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। हमीर देव के बारे में कहावत भी है कि सिंगनी सुवन सद पुरुष वचन, सिंगनी सुवन सद पुरुष वचन, कदली फलै एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़न दूजी बार। तो मित्रों, ऐसा कहते हैं कि हमीर देव ने सीधा इनकार कर दिया। इधर दोनों के मध्य अटैक होता है। मित्रों, सबसे पहले तो रणथंभौर की कुंजी कहलाने वाले जैन के किले को आक्रमण कर लेते हैं। तो इस युद्ध के भी दो कारण बताते हैं। पहला कारण ये बताते हैं कि जब हमीर देव जो था, ये इसके किले में जो सबसे पहले तो इसने क्या किया कि ये जो आपका इस समय जब अटैक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, तो इस समय हमीर देव मौन व्रत धारण किए हुए थे। तो हमीर देव ने क्या किया, अपने दो सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह को अटैक के लिए भेजा। इधर अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और उलूग खां को भेजा। मध्य में युद्ध होता है। जब ये भीम सिंह और धर्म सिंह युद्ध करके वापस आ रहे थे, तो वापस उलूग खां नुसरत खां ने अटैक कर दिया, जिसके कारण भीम सिंह ने क्या किया कि धर्म सिंह को तो सेना में भेज दिया, किले में भेज दिया, और खुद भीम सिंह दोबारा लड़ने के लिए जाता है और युद्ध होता है। इस युद्ध में भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है और ये जो सेना थी, लेकिन आगे जो उलूग खां नुसरत खां ये अटैक नहीं करती, सीधे दिल्ली चले जाते हैं। इधर वापस अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर आता है, किले को घेर लिया जाता है। ऐसा कहते हैं मित्रों कि किले में खाद्य जो राशन पानी था उसका अभाव हो जाता है। तो किले में स्थिति ये हो जाती है, ऐसा भी कहते हैं इतिहासकार, कि 2 सोने के कण या 2 सोने के दाने के बराबर एक गेहूं का दाना मिलता था। इतनी भयानक स्थिति हो गई थी किले में। इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने भूखा मरना अच्छा नहीं माना और उसने किले के दरवाजे खोल दिए। अटैक होता है, युद्ध होता है। इसमें हमीर देव तो लड़ता हुआ वीर गति को मारा जाता है। इधर इसकी जो पत्नी थी हमीर देव की, रंग देवी, और इसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में यहाँ की स्त्री ने जोहर किया, जिसे राजस्थान के इतिहास का पहला जोहर कहते हैं, साका कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है मित्रों। ये बात थी 1301 में, 11 जुलाई 1301। ये आपको नोट करना है, 11 जुलाई 1301। तो मित्रों 11 जुलाई 1301 में ये राजस्थान के इतिहास का पहला साका है। क्वेश्चन आता भी, कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि राजस्थान के इतिहास का पहला साका कौन सा है, तो रणथंभौर का 11 जुलाई 1301। इधर दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के किले पर अटैक करता है, उसको घेर कर रखता है, काफ़ी समय तक कोई जब प्रयास असफल रहता है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इधर से काफ़ी चिंताएं सताने लगती है दिल्ली साम्राज्य की।
अवध में इधर आसपास अकाल भी पड़ गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति से काम लिया और एक संधि का समझौता भिजवाया हमीर देव के पास कि भाई हमीर देव जी, हम आपसे संधि करना चाहते हैं, तो आप आ जाए। इधर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति हैं, एक का नाम है रणमल, एक का नाम है रत्तीपाल। दोनों को अलाउद्दीन खिलजी से कहने का अर्थ है संधि करने के लिए भेजता है। इधर अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति का सहारा लिया और रणमल तथा रत्तीपाल को रणथंभौर के किले की दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। मित्रों, ऐसे कहते हैं कि रणमल और रत्तीपाल दुर्ग के लालच में आकर जितना जो गुप्त मोर्चा था, यानी अपने जो गुप्त मोर्चा था, वो गुप्त मोर्चे का किले का गुप्त मार्ग बता देते हैं। जैसे पहले क्या होता, कोई लड़ाई होती थी तो सेनापति अलग अलग दुर्गों में होते थे, अलग अलग प्रवेश द्वार पर। तो इन्होंने क्या किया कि जो अपना प्रवेश द्वार था वहाँ पर कमज़ोर सेनाबंदी की। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है और रणमल व रत्तीपाल के मार्ग से किले में एंट्री करता है। भयानक युद्ध होता है, अलाउद्दीन खिलजी मारा जाता है। वही बात है, इसकी पत्नी रंग देवी और इसकी पुत्री पद्मला ने जल जोहर किया। यह कहानी है 11 जुलाई 1301। यह राजस्थान के इतिहास का पहला साका। हमीर देव मारे जाते हैं, ये राजस्थान के इतिहास के एक बहुत अच्छे से मतलब सूर नायक है। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी जब जैसे लड़ाई जीत जाता है तो उसने रणमल व रत्तीपाल को अपने पास बुलवाया और ये कहकर कि जो सेनापति अपने राजा की नहीं हो सकती वो मेरे क्या हो सकते हैं, तो उनको मरवा देता है। और घायल जो मोहम्मद शाह था उसको अपने पास बुलाया, उससे पूछा कि भाई तू अगर मैं तेरा इलाज करवा दूँ, तुझे ठीक करा, तू क्या करेगा। तो उसने कहा, लेकिन मोहम्मद शाह वफादार था, उसने कहा कि भाई सबसे पहले तो मैं तेरे को मारूंगा, इसके बाद में हमीर देव की किसी एक वंशज को गद्दी पर बैठाऊंगा। ये बात सुनकर उसे भी हाथी से कुचलवा दिया गया। मित्रों, जो हमीर देव था, हमीर देव ने अपने पिता जेत्र सिंह जयसिम्हा, जो कि 32 साल तक शासन करता रणथंभौर में, इसकी याद पर यहाँ पर 32 खंभों की छतरी बनवाते। क्वेश्चन आता है, बहुत गजब क्वेश्चन है कि 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई। तो हमीर देव ने किसकी याद में, अपने पिता जयसिम्हा जेत्र सिंह की याद में रणथंभौर में अपनी पत्नी रंगदेवी के नाम पर रंग महल का निर्माण करवाएगा। अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब बनवाएगा। यह जो हमीर देव था, ये रणथंभौर के इतिहास का अंतिम शासक था। तो रणथंभौर के इतिहास का पहला शासक रहेगा वो रहेगा गोविंदराज और अंतिम रहेगा हमीर देव। तो इस कहानी को अपने एक दो बार याद करेंगे, याद हो जाएगी, एक दो बार वीडियो को देखेंगे, याद हो जाएगा। मैं आपको नोट्स इसलिए प्रोवाइड नहीं करवा रहा, मैं आप ताकि आप लोग एक दो बार वीडियो को देखते हुए अपडेट में रहें, थोड़ा सी कहानी आपको याद हो जाए। बाकी मैं इसलिए क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश की है वीडियो को साफ बनाने की, लेकिन वीडियो बन नहीं रहा। तो मित्रों, मैं कोशिश करता हूँ इसमें और सॉफ्टवेयर वगैरह की, इसलिए आपके पास जो अच्छी क्वालिटी वाले वीडियो हैं वो तो कुछ दिनों के बाद में ही, एक दो दिन के बाद में आएंगी। इसलिए आप एक दो बार वीडियो को देखें। और आप लोग अपने गांव में हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप सब्सक्राइब, अपने जो बहना है, भाई है, मित्र है, उसको चैनल को सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनका भी हित हो सके। मित्रों, एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये जो प्रक्रिया है इसको सुचारू रूप से चल रखा है, इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये जो नोट्स है ये नोट्स प्रोवाइड नहीं हो सकती, इसलिए आपको खुद को नोट्स बनाना पड़ेगा।